मेरा बॉयफ्रेंड हाल ही में थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। ये वो कहानियां हैं जो वो पूरी रात तहखाने में बैठकर देखता है। वो उसे पागल बना रहे हैं। मैं कभी कभी रात में जाग जाती हूँ और उसे अपने पास नहीं पाती हूँ, और फिर मैं उसे बेडरूम के कोने में बैठा अपनी चौड़ी नीली आंखों से मुझे घूरते हुए देखती हूँ। मेसन, क्या तुम ठीक हो? अपनी खौफनाक आंखें झपकाए बिना वो अपना सिर बाएं से दाएं बहुत धीरे से हिलाता है और कहता है, नहीं। तो ये क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या? क्यों? क्योंकि मैं। और फिर वो पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरता रहा, सीधा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। मेसन, तुम मुझे डरा रहे हो। अब ये बकवास बंद करो, बिस्तर पर वापस आ जाओ। मैं आज रात सोफे पर ही सोऊंगा। यह हर दूसरी रात की आदत हो चुकी है। मैं उसके अजीब व्यवहार से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा अब तक का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड है। वो बहुत मेहनती है और हमेशा मेरे लिए स्वीट्स और गिफ्ट्स लेकर आता है। मैं उससे और उस दिनचर्या से प्यार करती हूँ। मेसन देर रात तक काम करता है, लेकिन जब वो घर पर पहुंचता है तो हम खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। हम वहां से अलग अलग चीजें करते हैं। वो आमतौर पर जागता रहता है और रेड हॉरर टेल्स यूट्यूब चैनल पर डरावनी कहानियां देखता रहता है। आखिरकार मेसन ने मुझे अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेड हॉरर टेल्स दिखाया। जैसा मैंने कहा, मेसन हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहा था और मुझे पता है कि ये इन कहानियों के कारण है। वो हर रात रेड हॉरर टेल्स की स्टोरीज देखता। वो सुनिश्चित करता है कि बिस्तर पर आने से पहले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं और सभी पर्दे बंद कर दिए जाएं। मुझे ये पागलपन भरा लगता है। हम एक अच्छे पड़ोस में रहते हैं। हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। एक रात सभी तालों और पर्दों की जांच करने के बाद मेसन बिस्तर पर चढ़ गया। हमने कुछ देर यूट्यूब देखा और फिर गुड नाइट किस किया। उसे सोने में बस कुछ ही मिनट लगे और जब उसे नींद आ गई तो मैं चुपचाप बिस्तर से उठकर किचन में चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने एक पल के लिए उसे सोते हुए देखा। वो बहुत प्यारा, प्योर और मासूम लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक बैठने की कोशिश की और तभी मैंने उसका गला काट दिया। जैसे ही चाकू आसानी से चला, खून बह निकला जैसे मैंने मक्खन को काटा हो। मेरे चेहरे पर, मेरे कपड़ों पर, बिस्तर के पास लैंप पर, हर जगह खून फैल गया। मैंने चाकू एक तरफ फेंक दिया और गेस्ट रूम में तैयार गैस के डिब्बे को उसके छिपने की जगह से बाहर निकाला। मैंने गुनगुनाते हुए गैसोलीन को मेसन के पूरे शरीर पर, बेड पर और बेड के आसपास के कारपेट पर छिड़क दिया। मैंने माचिस जलाई और अनजाने में उसे गिरा दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती थी। खैर, ये आसान है। मेसन की इतनी मेहनत करने का असली कारण वो सुंदर गोरी लड़की थी जिससे वो कुछ महीने पहले मिला था। रात रात भर वो मुझसे झूठ बोलता रहा। वो उससे रात में मिलता था और मुझसे झूठ कहता था कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। वो मेरे लिए जो गिफ्ट्स लाता था वो उसके विश्वासघात के प्रतीक के रूप में रहता था। उसने मुझे बहलाने फुसलाने के लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट्स दिए, इसलिए मुझे उससे मेरा दिल तोड़ने की कीमत चुकाने के लिए इस हद तक जाना पड़ा। मेसन के अजीब व्यवहार का कारण उन कहानियों से कहीं अधिक था। जब मैं उसे लगातार मुझे धोखा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकी तो मैंने सीमा रेखा खींचने का फैसला किया। एक रात मैंने उसका पीछा किया। मैंने उन्हें उसके बरामदे पर खड़े होकर किस करते हुए देखा। मेरा खून खौल उठा। मैं उन दोनों को वहीं मार डालना चाहती थी, लेकिन बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा ही परोसा जाता है। पिछले हफ्ते मेसन अपने दादा दादी से मिलने ऑस्ट्रिया गया था। मेसन के कपड़े पहनकर मैं उस लड़की के घर गई और घंटी बजाई। मैंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा ताकि वो मेरा चेहरा स्पष्ट रूप से ना देख सके।
उस पागल गोरी लड़की ने दरवाजा खोला। मेसन, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। और तभी मैंने उस पर ब्लैक पेपर स्प्रे छिड़क दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने उसे सोफे से बांध दिया, उसके मुंह पर सुंदर गुलाबी मोजे पहना दिए। उसने मुझे उसी तरह घूर कर देखा जैसे मेसन मुझे देखा करता था। गॉड, मुझे उसकी आंखों का डर अच्छा लगा। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने इसे आसान बनाने का फैसला किया। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर दी, ये जानकर कि मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मौत से पहले उसने जो आखिरी चेहरा देखा वो मेरा था। मैंने खाली सिरिंज से उसकी गर्दन में सीधे नस में इंजेक्शन लगाया। अगले 10 सेकंड के भीतर उसका दिल रुक गया और उसने मेसन के लिए एक नोट छोड़ा। मुझे पता था कि घर आने के बाद वो सुबह सबसे पहले उससे मिलने जाएगा। मैं जानती थी कि ये नोट उसे हैरान कर देगा। जब से वो घर आया वो बदल गया। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले वो खिड़कियों को क्यों देखता था? इसका कारण पुलिस है। उसने सुनिश्चित किया कि उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसलिए उस नोट के लेखक को अंदर आने का मौका नहीं मिलता। केवल अगर उसे पता होता कि वो उसके साथ रह रहा है। काश मैं उसका चेहरा देख पाती जब उसने उस नोट को अपनी गर्लफ्रेंड के मरे हुए शरीर पर देखा होगा। मेसन को बलि का बकरा बनाना बहुत आसान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में अपने शरीर से छुटकारा पा लिया। गोरी लड़की की मौत की खबर में कुछ नहीं था, लेकिन जब गुमशुदगी की खबरें फैलने लगी तो मेसन और भी घबरा गया। एक चीज जो मेरे लिए लकी कार्ड का काम करती थी वो थी रेड हॉरर टेल्स की कहानियां। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। मुझे यकीन है कि पहले ही उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस को ट्रैक किया होगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि मेसन ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए एक लड़की को मार डाला और एक भयानक घर की आग में जलकर मर गया। केस बंद हो जाएगा और मैं अपने अगले शिकार को फिर से ढूंढूंगी। मैं इस डरावने एहसास को नहीं भुला पा रही हूँ। ये ऐसा है जैसे मेरी सिक्स्थ सेंस खत्म हो गई हो, जिससे मैं लगातार डर और चिंता की स्थिति में रहती हूँ। इस तरह कई सप्ताह हो गए। जो कुछ भी मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा था मैं उसे अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी कुछ सलाह की तलाश में हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड जेरेमी और मैं 3 साल से एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं, कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जबकि मैं अपनी डिग्री पूरी कर रही हूँ। चीजें अच्छी रही हैं और मैंने अपने कुछ सबसे सुखद क्षणों का अनुभव किया है। कम से कम कुछ हफ्ते पहले जब ये सब शुरू हुआ था। गर्मियों में उसके घर पर पहली रात वापस आने तक मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। आधी रात के करीब हमें झपकी आ गई होगी। मुझे याद है कि रात के 2 बजे मैं झटके से जाग गई। जेरेमी के अलार्म क्लॉक का स्क्रीन चमक उठा। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मुझे किस बात ने जगाया, लेकिन जो कुछ भी था वो इतना शांत था कि जेरेमी गहरी नींद में सो सका। मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई है। जेरेमी के बिस्तर की स्थिति को देखते हुए मुझे उसके बेडरूम, बाथरूम और क्लोजेट के दरवाजे का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था, जो सभी एक ही दीवार के सामने स्थित थे। अंधेरे में मेरी आंखें एक कोने से दूसरे कोने तक गईं, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मैं इस एहसास से उबर नहीं पाई कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। कुछ और सेकंड्स की जांच के बाद इसने मुझे प्रभावित किया। उसके बेडरूम का दरवाजा दीवार के सहारे खुला हुआ था। हम उन लोगों में से नहीं थे जो अपने बेडरूम के दरवाजे खुले रखकर सोते थे, और पिछले कुछ सालों में मुझे सोने से पहले अपना ताला लगाने की आदत भी पड़ गई है। और मैं कसम ले सकती हूँ कि मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया है। जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में समायोजित हुईं, मेरा दिल धड़क उठा। एक फिगर दरवाजे पर घूम रही थी जो मुझे घूर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे लगा कोई अंदर घुस आया है, लेकिन वो जो कुछ भी था वो चुपचाप खड़ा मुझे देख रहा था। जेरेमी, उठो उठो।
ये दरवाजे की चौखट के ऊपर उठते हुए एक कदम करीब आ गया। फिगर पर नजर रखते हुए मैंने आक्रामक रूप से जेरेमी के कंधे को हिलाया। जेरेमी! मेरी सांसें थम गई, मेरी आंखों में डर के आंसू आ गए। जेरेमी, यहाँ कोई है? अपने दूसरे हाथ से मैंने नाइट स्टैंड के साथ साथ तब तक महसूस किया जब तक कि मुझे अपना फोन नहीं मिल गया। क्या? वो जागते हुए आंखें मलते हुए उठ बैठा, एक और कदम करीब मेरी ओर देखते हुए। जेरेमी ने मेरे चेहरे को अपनी ओर धकेला और मेरे आंसुओं से सने काल को पूछा, क्या हुआ बेब? मैंने 911 पर कॉल करने की उम्मीद में अपना होम बटन दबाया, लेकिन स्क्रीन काली रही। कमरे में कोई है? मैं गुस्से में फुसफुसाई। अपने फोन को चालू करने की खराब कोशिश में अपना हाथ मारा। अपने फोन का उपयोग करते हुए जेरेमी ने टॉर्च चालू की और लाइट को कमरे के चारों ओर घुमाया। यहाँ कोई नहीं है बेब, उसने अपने फोन की खाली स्क्रीन से देखते हुए कहा। मैंने भी वही देखा जो उसने देखा। निश्चित रूप से कमरा खाली था और बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद था। ये समझाने के बाद कि मैंने क्या देखा, जेरेमी ने तर्क दिया कि मैं एक बुरे सपने से जागी हूँ और वहाँ कुछ भी नहीं था और अलार्म सिस्टम के साथ कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। मैंने उस पर घर की तलाशी लेने के लिए दबाव डाला, उसे कुछ भी नहीं मिला और उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तब से मैं डिनर डेट के अलावा कभी वापस नहीं आई और उस रात भी मुझे पता था कि कुछ गलत था। तब से मैं अपनी माँ के पास सोती हूँ। मैंने जेरेमी से कहा कि मुझे अपने परिवार की याद आती है, हालांकि मुझे उसके घर में फिर से सोने से बहुत डर लग रहा था। हम आदत के तौर पर हर रात फेस टाइम करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना आसान काम नहीं है, इसलिए हमने दूरी को कम ध्यान देने योग्य बनाने की कोशिश की, जैसे फेस टाइम पर सोना या पूरे दिन बात करना। 2 रात पहले उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पर जा रहा है और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे जगाने की कोशिश ना करूं, इसलिए मैं उसे बिना कॉल किए सो गई। लगभग 2 बजे सुबह मेरी नींद खुली तो मेरा फोन बज रहा था और स्क्रीन पर जेरेमी का फोन नंबर था। हेलो, मैंने फेस टाइम पर घबराहट से जवाब दिया। वहां अंधेरा और शांति थी। बेबी, क्या तुम वहां हो? मैंने फिर से पूछा। कोई जवाब नहीं। मुझे लगा कि तुम आज रात नाइट आउट पर हो जान, लगता है तुम्हें मेरी बहुत याद आई। मैंने मजाक किया। असल में अजीब और ईमानदारी से चिंतित महसूस करने के कुछ मिनटों बाद कॉल खत्म हो गई। मैंने वापस फोन किया। उसे फोन उठाने में थोड़ा समय लगा और जब उसने जवाब दिया तो ऐसा लगा जैसे वो घंटों से सो रहा हो। ओह हाय, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें वापस कॉल करना चाहती थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने अभी मुझे फोन किया था। बस बात नहीं किया, ऐसा कुछ। शायद तुम मुझे कॉल करने के बाद सो गए थे। मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया बेब, मैं लगभग 1 घंटे से सो रहा हूँ। मैंने तुम्हें कोई आउटगोइंग कॉल नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम सपना देख रही थी। शायद ये थोड़ा अजीब था। सुनो, मुझे कुछ घंटों में उठना है, ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम हाल ही में काफ़ी स्ट्रेस में रही हो, लेकिन प्लीज़ इसे भूल जाओ। तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, ठीक है? आई लव यू। मुझे आशा है कि तुमने जो कुछ भी देखा तुम उसके बारे में भूल जाओगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उसे सुबह पर काम निकलने तक फोन पर बने रहने के लिए कहा। मुझे पागलपन महसूस करना या बिना कारण भयानक चिंता का अनुभव करना पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ कि आधी रात मैंने जो कुछ भी देखा उसे आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा था वो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि औरतों के पास एक एक्स्ट्रा सेंस होता है जिससे वो खतरों को भांप लेती हैं। यह ऐसा है जैसे जब कोई आपका पीछा कर रहा होता है तो आप तेजी से अपनी कार की ओर चली जाती हैं या किसी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो जाती हैं। पिछली रातों ने मुझे किनारे कर दिया और मैं तब से उसके अपार्टमेंट में कभी नहीं गई। हमने हमेशा की तरह फेस टाइम किया। जब मैं फोन पर सरसराहट सुनकर उठी तो आमतौर पर मुझे उसके खर्राटों से बचने के लिए मैं अपना फोन म्यूट कर देती। तो मैंने ये देखने के लिए घड़ी देखी कि क्या उसके काम पर जाने का समय हो गया है। सुबह 2 बजे मैंने जेरेमी की तलाश में स्क्रीन देखी। ये स्पष्ट था कि फोन अंधेरे में घूम रहा था। खिड़की के मध्यम चमक से छत हिलती हुई दिखाई दे रही थी। जेरेमी। कैमरा हिलना बंद हो गया
जेरेमी, मैंने फिर से पूछा। ये फिर से शुरू हो गया। इस बार उसके छत के पंखे के पास से गुजर गया। नाइट स्टैंड पर हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और अब मेरी नजर उसके बिस्तर के पास लगे लैंप के ऊपर की ओर दिखने वाले दृश्य पर पड़ी। हे, क्या हो रहा है? बेडशीट की तरह लगने वाली चीज से दबी दबी कर रहा और हलचल की आवाज आ रही थी। बेब, मैंने दृढ़ता से कहा। क्या हुआ? वो नींद में करहा उठा था। मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा और पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वो सो रहा था। जेरेमी, प्लीज अपने बेडरूम को चेक करो। कुछ और दबाव के बाद उसने हार मान ली और अपना फोन हाथ में लेकर अपनी अलमारी, बाथरूम और अपने अपार्टमेंट के बाकी हिस्सों की जांच की। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कुछ नहीं है। कोई तुम्हारे बेडरूम में था। किसी ने तुम्हारा फोन अनम्यूट कर दिया था। वो तुम्हारे बेडरूम में घूम रहा था। तुम्हें इसे रोकना होगा कियारा। अब ये मुझे परेशान कर रहा है। मैंने जेरेमी को चिढ़ते हुए देखा। कैमरे की स्क्रीन पर वो बिस्तर पर बैठा मुझे गुस्से से भरी निगाहों से घूरता हुआ दिखा। मैं उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक बुरा सपना नहीं था। जैसे ही मैंने उसकी खिड़की उठाई, एक पतला लंबा आदमी उसके बेडरूम के अंदर घुसा। इससे मैं इतना डर गई कि कुछ सेकंड्स के लिए बात करना भूल गई। वो आदमी जेरेमी को देखे बिना अंदर आ गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने ये अजीब काला सूट ऐसे पहना था जैसे वो किसी के फ्यूनरल में जा रहा हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। मुझे अचानक पीला और शांत देखकर जेरेमी ने पूछा, क्या? अब क्या हो गया? तुम्हारे पीछे कोई है? बकवास बंद करो, बहुत हो गया। जेरेमी पलट गया और आगे जो हुआ मेरी स्मृति में अंकित हो गया। उस आदमी ने जेरेमी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। उसका फोन जमीन पर गिर गया और मैं जेरेमी के पैर को हवा में लटकते हुए देख सकी। स्क्रीन केवल उसके पैरों को ही कैद कर सकी। तेज सांसों के साथ घुटन की आवाज कुछ सेकंड्स तक चलती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने फर्श पर कोई भारी चीज गिरा दी हो। मैं डर के मारे चिल्लाई, जेरेमी! उस अजीब दिखने वाले आदमी ने फर्श से फोन उठाया और मुझे जेरेमी का बेडरूम दिखाया। कैमरा धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमता रहा और बेडरूम के दरवाजे के ठीक पास पहुंचकर रुक गया। मेरा बॉयफ्रेंड फर्श पर मरा हुआ पड़ा था। डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। उसका नीला चेहरा डरावना था। ओह माय गॉड, जेरेमी! मैं दर्द से रोई। अब उस आदमी ने कैमरा का सामना किया। उसका चेहरा विहीन चेहरा देखकर मैं बहुत डर गई। उसने एक बड़ी सी स्माइल दी, अपने तेज दांत मारे और राक्षसी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। पुलिस ने जेरेमी की मौत की जांच को एक दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसका दम घुट गया, जबकि दूसरों ने मुझे आश्वासन दिया कि वो एक घुसपैठिए की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उन्हें हत्यारे के बारे में बताया तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं कोई साइको हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। क्या कोई है जो मुझ पर विश्वास करता है? क्योंकि वो प्राणी जो कुछ भी था वो सचमुच अब मेरे पास आने वाला था। ये 2015 में हुआ था, जब मैं बहुत छोटी थी। ये एकमात्र समय था जब मैंने डेटिंग ऐप को यूज़ किया था। मैं सिंगल थी और मैंने कोशिश करने का फैसला किया। मुझे ये भी याद नहीं है कि वो कौन था, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मेरी मुलाकात एक लड़के से बहुत जल्द हो गई। हमने बात करना शुरू किया और उसकी तस्वीर और बातचीत की शुरुआती के आधार पर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थीं। उस लड़के का नाम डेरेक था और वो एक लंबा, मस्कुलर और सुनहरे बालों वाला लड़का था। हमने बुनियादी चीज़ों के बारे में बातचीत की, एक दूसरे को थोड़ा जाना। इस बातचीत के लगभग 1.5 दिन बाद उसने मुझसे बाहर घूमने के लिए कहा। अब मैंने सोचा कि ये थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन मैं थोड़ा बोर हो गई थी और असल में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने सोचा क्यों नहीं, और मैंने हाँ कहा।
फिर डेरेक ने मुझसे कहा कि मुझे उसी दिन उसके घर आना चाहिए। अब तभी मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद ये एक बुरा आइडिया था। उस समय भी मुझे पता था कि पब्लिक प्लेस पर किसी से पहली बार मिलना समझदारी होगी, लेकिन मुझे किसी के घर पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हालांकि हमने एक दूसरे को कोई तस्वीर नहीं भेजी थी या एक दूसरे को फोन नंबर नहीं दिया था। मैंने कहा ठीक है और उसने मुझे अपना एड्रेस भेज दिया और मुझे जल्द ही आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो अब बोर हो चुका है। उसने कहा कि हम मूवी देख सकते हैं या पिज्जा खा सकते हैं या कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि ये ठीक होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटों के लिए ही रुकूंगी। हालांकि उस समय शायद शाम के 7 या 8 बजे होंगे। इसलिए मैं तैयार हो गई और फिर उसका एड्रेस कॉपी किया और गूगल मैप्स में डालकर उस रास्ते को फॉलो किया। वो जगह लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। मैंने गूगल मैप्स के डायरेक्शन को फॉलो किया और ये मुझे एक शांत दिखने वाली सड़क पर ले गया जो काफी अंधेरा भरा था। फिर मुझसे दाहिनी ओर मुड़ने को कहा गया और मैं दाहिनी ओर मुड़ गई, लेकिन मैं बहुत भ्रमित थी। मैं एक छोटे से ढलान वाले मोटल के पार्किंग स्थल की ओर मुड़ गई। मुझे तुरंत बहुत ही गुस्सा आया और मुझे डर भी लगा। डेरेक मुझे एक डरावने मोटल में क्यों बुला रहा था? उसने मुझे उसके घर पर बुलाया था। मैं बस घूमना और निकल जाना चाहती थी और मुझे ऐसा करना चाहिए था। इसके बजाय मैं मोटल के सामने वाले एक पार्किंग स्थल पर पहुंच गई। मोटल में कुल 2 फ्लोर्स थे और लगभग कुल मिलाकर 20 कमरे थे। हर फ्लोर पर 10 कमरे थे। पार्किंग स्थल मूल रूप से मोटल के कमरों के सामने की जगहों की एक लंबी पंक्ति थी और फिर बीच में एक फुटपाथ था। पार्किंग में लगभग 5 अन्य गाड़ियां थीं, इसलिए ज्यादा लोग वहां नहीं ठहरे थे। अपनी कार पार्क करने के बाद मैंने कमरों की ओर देखा और देखा कि कुछ कमरों में लाइट चल रही थी। लगभग हर खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे। मैंने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम होटल में हो? उसने कहा कि सॉरी, वो मुझे डराना नहीं चाहता था, बल्कि वास्तव में मुझसे मिलना चाहता था। फिर उसने कहा कि वो मोटल में केवल कुछ दिनों के लिए ही रह रहा है, जब तक कि वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो जाता। उसने ये भी दावा किया कि उसका सारा सामान पास की स्टोरेज यूनिट में था और उसका आखिरी अपार्टमेंट पट्टा जितना उसने सोचा था उससे जल्द ही खत्म हो गया। उसके मैसेजेस में बहुत बहानेबाजी थी, लेकिन मैं उसका मूल पॉइंट समझ गई थी। एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जाने के दौरान वो बस वहीं रुका था। मैंने उस पर एक तरह से विश्वास कर लिया क्योंकि वो उस समय बहुत अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ा घबरा गई थी और मोटल वास्तव में अधूरा लग रहा था। उसने कहा कि वो ये जानता है, लेकिन अपने नेक्स्ट अपार्टमेंट के किराए और डिपॉजिट की स्थिति को देखते हुए वो इतना ही खर्च कर सकता था। और उसने मुझे अपने मोटल रूम का नंबर बताया। मैंने इसे देखा और मुझे लगा कि ये उन रोशनियों वाले रूम में से एक होगा और ये मेरे बाईं ओर थोड़ी दूरी पर ज़मीनी स्तर पर था। मैं अगले 1 मिनट तक वहीं अपनी कार में बैठी रही और इसके बारे में सोचती रही। मैंने अपने आप से कहा कि मेरे मन में जो डर था वो यूं ही था, कुछ भी नहीं था। एक पुराने मोटल को इस तरह से देखकर डर लग जाना स्वाभाविक था। उसने मुझे जो कहानी बताई वो विश्वास करने लायक थी। मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। जब मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और चलने लगी तो मोटल की खिड़की से किसी चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि एक लड़का डेरेक के मोटल के कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन वो डेरेक नहीं था। मैंने उससे मैसेज करके पूछा कि क्या उसके कमरे में कोई और भी था। उसने तुरंत जवाब देते हुए ना कहा। उसने कहा कि वो वहाँ अकेला है। मेरी जो बुरी भावना थी वो और भी बदतर हो गई और मुझे पता चला कि मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जल्दी से अपनी कार तक वापस चली गई और फिर अंदर चली गई। मैंने डेरेक को बताया कि मैं उसकी खिड़की में किसी और को देख रही थी। उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। उसने कहा पहले अंदर आ जाओ। हालांकि उस समय मैंने पहले से ही मन बना लिया था कि मैं जाने वाली हूँ। मैं घर वापस गई और फिर डेरेक को ब्लॉक कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी लकी थी कि मैं उस मोटल में अंदर नहीं गई। उस तिथि को देखने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी पागल थी। मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या ये कोई चाल थी और जिस व्यक्ति से मैंने ऑनलाइन चैट किया था वो डेरेक था या डेरेक होने का नाटक कर रहा था।